आज अम्मा के इकलौते बेटे भावेश व बहू सुदीप्ता की शादी की सालगिरह है। भावेश जिले का कलेक्टर है, इसलिए आज घर पर एक बड़ी पार्टी रखी गई थी। दोपहर से ही घर में मेहमानों का आना शुरू हो चुका था। बाहर बन रहे पकवानों की खुशबू पूरे घर में फैल चुकी थी। उस खुशबू के बीच सभी की हंसी ठिठोली की आवाज़ें भी अम्मा को उनके कमरे में सुनाई दे रही थी। पर उस हंसी ठिठोली में अम्मा की कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्हें तो दिलचस्पी थी बस उन पकवानों में जिसे खाने को उनका जी ललचाने लगा था। पार्टी में बहू के मायके वालों सहित शहर के कई गणमान्य लोगों को बुलाया गया था। बहू की हिदायत के अनुसार अम्मा जी को अपने कमरे में ही रहना था। पता नहीं बहू ने ऐसी हिदायत क्यों दी थी। वैसे भी अम्मा अपने कमरे से बाहर आती ही कहाँ, क्योंकि अगर वो जरा सा भी बाहर आ जाती है तो यह बहू को बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता था। बहू को लगता था कि अम्मा के बाहर आने मात्र से ही पूरा घर फैल जाता है। शायद इसके इस चमकीले सुंदर ईंट गारे के घर में अम्मा ही एकमात्र अकेली ऐसी वस्तु थी जो उस घर में जिद्दी दाग धब्बे की तरह थी, जिसे हटाने की कोई लाख कोशिश कर ले पर वह फिर भी अपनी छाप उस जगह पर छोड़ ही देता है। वे बेचारे करें भी तो क्या करें। अगर अम्मा जी को घर से निकाल देते हैं तो फिर उनकी इज्जत पर धब्बा लग जाएगा। लोग कहीं यह न कहने लगें कि इतना बड़ा कलेक्टर अपनी माँ तक की देखभाल नहीं कर पाया, इसलिए मजबूरी में ही सही उन्होंने अम्मा जी को घर में रखा था। लेकिन उनकी दुनिया बस उनके कमरे तक ही सीमित रखी थी। अचानक अम्मा के कमरे का दरवाज़ा खुला और बहू सुदीप्ता अम्मा के कमरे में आई। उसके हाथ में कोई पैकेट था, जिसे बिस्तर पर रखते हुए बोली, अम्मा जी, इसमें साड़ी है, पहन लेना। कहीं भूले भटके कोई मेहमान कमरे में आ गया तो आपकी साड़ी को देखकर हमारी इज्जत तार तार हो जाएगी। और हाँ, ज़रा ढंग से हाथ मुंह धोकर कंघी कर लेना। अगर कोई कमरे में आए तो नमस्ते हाँ और हूँ में ही जवाब देना। आपको ज़्यादा बोलने की, किसी से अधिक बातें करने की ज़रूरत नहीं है। सुदीप्ता अपनी धुन में बोले जा रही थी, पर अम्मा उनका ध्यान अभी भी सिर्फ पकवानों की खुशबू पर ही था। तभी सुदीप्ता उनके कंधों पर हाथ रखकर उन्हें झकझोरते हुए बोली, अरे सुन रही हैं ना आप, मैं क्या कह रही हूँ? हाँ हाँ बहू, मैं पहन लूँगी। ज़रा ये तो बताओ कि आज घर में क्या क्या बन रहा है? अम्मा ने अपनी ज़बान को होठों पर घुमाते हुए कहा। सुदीप्ता ने अपना माथा पीट लिया और फिर से बोलना शुरू किया, हे भगवान, जब देखो तब बस इन्हें खाने की ही लगी रहती है। फिर वह अम्मा से बोली, आपसे कुछ कहा है ना मैंने? आपने वो सुना या नहीं? ढंग से तैयार हो जाना, बाहर आने की ज़रूरत नहीं है। कोई आए तो हाँ और हूँ में ही जवाब देना। इसके अलावा आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। सुदीप्ता एक बार फिर अम्मा को उँगली दिखाकर समझाते हुए बोली। अम्मा ने हाँ में सिर हिला दिया और बस इतना ही कहा, बहू बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे। सुबह से सिर्फ एक कटोरी दलिया ही खाया है। सुदीप्ता ने उन्हें घूर कर देखा, ऐसे देखा जैसे पता नहीं अम्मा ने उससे सारी संपत्ति मांग ली हो, और फिर कमरे के बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद घर में काम करने वाली बाई कमला कमरे में आई और अम्मा को एक थाली देते हुए बोली, अम्मा आप अभी ये खा लो। अम्मा जी ने ललचाई नज़रों से प्लेट में देखा तो एक रोटी, थोड़ी सी दाल और आलू की सूखी सब्जी रखी हुई थी। अम्मा ने उसकी तरफ आशा भरी नज़रों से देखा तो कमला बोली, अभी अम्मा अभी तो पकवान बन रहे हैं ना, पूरी तरह से तैयार नहीं हुए, इसलिए मैं सुबह का बचा हुआ खाना ले आई हूँ, ताकि कुछ देर तो सही आपकी भूख शांत हो। अम्मा को भूख तो ज़ोरों से लगी थी, इसलिए वह थाली पर टूट ही पड़ी। अम्मा को इस तरह खाना खाते देखकर कमला की आंखों में आंसू आ गए। मन ही मन वह सोचने लगी, क्या कोई कह सकता है कि ये कलेक्टर साहब की माँ है? वो कलेक्टर साहब जिनकी पूरे शहर में काफ़ी इज्जत है और खूब पैसा भी कमा रहे हैं। उनके बेटे बहू को देखकर तो बाहर वाले भी इनकी किस्मत पर रश्क करते हैं, पर इनसे तो हमारी किस्मत लाख गुना अच्छी है।
बेटा बहू भले मजदूरी करते हैं और मैं दूसरों के घरों में काम करती हूँ, लेकिन कम से कम रात का खाना हम एक साथ बैठकर तो खाते हैं। यहाँ तो बेटे को पता ही नहीं कि माँ के साथ क्या हो रहा है। सोचते सोचते कमला फटाफट अम्मा के कमरे की सफाई करने लगी। वैसे अम्मा के कमरे में ज़्यादा कोई सामान तो था नहीं, इसलिए जल्दी ही घर व्यवस्थित भी हो गया। कमरे को व्यवस्थित कर कमला ने बाहर से 2 कुर्सियां लाकर अम्मा के कमरे में रख दी, ताकि कोई आए तो बैठने के लिए कमरे में कुछ तो हो। तभी बाहर से सुदीप्ता की आवाज़ आई तो कमला बाहर आ गई। इधर अम्मा ने फटाफट थाली साफ कर डाली, पर भला एक रोटी से क्या हो। भूख तो अभी भी जोरों से लग रही थी, पर बोलती किससे। मन मारकर थाली एक तरफ रख कर वह जैसे तैसे उठी और हाथ मुंह धोकर पैकेट में से साड़ी निकाली। साड़ी बिल्कुल नई थी, उस पर से टैग भी नहीं हटा था। पूरे 410 की साड़ी थी। उसे देखकर ही अम्मा खुश हो गई। मेरे बच्चों ने पहली बार मेरे लिए साड़ी खरीदी। पर साड़ी के साथ ब्लाउज और पेटीकोट तो था ही नहीं, इसलिए अपने पुराने ब्लाउज पेटीकोट के साथ ही अम्मा ने वह साड़ी पहन ली। थोड़ी देर बाद सारे मेहमान बाहर इकट्ठे हो गए, क्योंकि केक काटने का वक्त हो चुका था। भावेश और सुदीप्ता केक काटने के लिए एक साथ आए। तभी भावेश के किसी दोस्त ने कहा, अरे भावेश, घर में आंटी जी भी तो हैं, उन्हें भी तो बुलाओ। आखिर तुम्हारी जिंदगी का इतना खुशी का दिन है, तो उन्हें तो यहाँ होना ही चाहिए। उसकी बात सुनकर भावेश झेप सा गया। उसने सुदीप्ता की तरफ देखा तो सुदीप्ता बात बनाते हुए बोली, अरे भैया, बात ये है कि अम्मा जी की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए वो बाहर नहीं आई। उन्होंने खुद मना किया है कि मुझे परेशान मत करना, वरना हमारा तो बड़ा मन था उन्हें बाहर लाने का, उन्हीं के हाथों से केक कटवाने का। सबको अपनी बातों से संतुष्ट कर सुदीप्ता ने भावेश के साथ मिलकर केक काटा। इधर खाने पीने में सब लोग मशगूल हो गए। इतने में कमला ने एक प्लेट अम्मा के लिए लगाया तो सुदीप्ता ने उसे डांट दिया, ये क्या कर रही हो कमला, यह प्लेट कहाँ लेकर जा रही हो। कमला ने झेपते हुए कहा, मेम साहब, अम्मा को भूख लग रही होगी, उन्होंने एक रोटी ही तो खाई थी। तो एक रोटी भी काफ़ी है, तसल्ली के लिए, उनकी तो उम्र हो चुकी है, उनका तो पेट भर ही गया होगा। ये प्लेट छोड़ और जाकर तेरा काम कर, अम्मा को मैं देख लूँगी। यहाँ मेहमान सिर पर खड़े हैं और तुझे अम्मा जी की पड़ी है, चल जा यहाँ से। मजबूरन कमला को प्लेट वहीं रखकर अपने काम पर जाना पड़ा। इधर सुदीप्ता अपने दोस्तों के साथ बिजी हो गई। रात के 11 बज गए, लेकिन अम्मा जी को खाना अब तक नहीं दिया गया। अब तो अम्मा की भूख के मारे हालत खराब होने लगी। अब उनसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। पार्टी अभी भी चल रही थी। अम्मा से जब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ तो मजबूरी में वो उठकर अपने कमरे से बाहर आ गई। अम्मा को बाहर मेहमानों के बीच देखकर भावेश का यह मूड खराब हो गया। वह धीरे से सुदीप्ता पर बिगड़ते हुए बोला, सुदीप्ता, तुमसे कहा था ना, मैंने ये अम्मा बाहर क्या कर रही हैं। यहाँ तुम्हें मेरी इज्जत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। इन्हें अभी के अभी अंदर लेकर जाओ। सुदीप्ता फटाफट अम्मा के पास गई और उन्हें अंदर धकेलते हुए बोली, अम्मा जी, आप बाहर क्या कर रही हो। आपकी तबीयत खराब है ना, चलिए अंदर चलिए, आराम कीजिए। लेकिन अम्मा भूख से तड़प रही थी तो सबके सामने ही बोल पड़ी, बहू, मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे। अम्मा की बातें सुनकर सभी लोग हैरानी से अम्मा की तरफ देखने लगे। इतने बड़े कलेक्टर की माँ अभी तक भूखी प्यासी बैठी है, जबकि कलेक्टर साहब सबको पकवान खिला रहे हैं। कुछ लोग दबी जबान से बातें करने लगे। बड़े लोगों को बड़ी बातें, घर का देवता भूखे बैठे हैं और बाहर भंडारा चल रहा है। कुछ बातें भावेश और सुदीप्ता के कानों तक पहुंची। अब सुदीप्ता अम्मा को अंदर ज़बरदस्ती खींचते हुए ले गई। ज़बरदस्ती उन्हें उनके पलंग की तरफ धकेलते हुए बोली, खबरदार, जो आप बाहर आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
शर्म नहीं आती आपको अपने बेटे की इज्जत इस तरह उछालते हुए? क्या बताना चाहती हो आप लोगों को कि हम लोग आपको भूखा रखते हैं? आपसे तो मैं बाद में बात करती हूँ। पहले आप बाहर जो रायता फैलाकर आई हैं उसे तो मैं समेट लूँ। ऐसा कहकर सुदीप्ता बाहर आ गई। बाहर आकर सबके सामने ही कमला से बोली, कमला, जल्दी से अम्मा को एक प्लेट खाना लगा कर दे दो। अम्मा भी ना जब से बूढ़ी हुई हैं तब से भूल जाती हैं। अभी शाम को ही उन्होंने खाना खाया था। सुदीप्ता ने बात को घुमाने की कोशिश की। कमला फटाफट एक प्लेट में खाना लगाकर अम्मा को देने गई तो देखा कि अम्मा रो रही थी। कमला को देखते ही अम्मा बोली, देख कमला, बहू ने कितनी जोर से धक्का मारा है। मुझे मेरे हाथ पर चोट लग गई है। रोते रोते अम्मा ने अपनी चोट कमला को दिखाई जिसमें से खून रिस रहा था। कमला अम्मा के पास बैठते हुए बोली, अम्मा, काहे इतना बर्दाश्त करती हो अम्मा जी? भला आपके पास क्या कमी है? आप बेटे बहू की मोहताज क्यों हैं? मैं जानती हूँ कमला, गांव में मेरे पास जमीन जायदाद सब कुछ है। मैं चाहूँ तो अपने लिए नौकर भी रख सकती हूँ, लेकिन परिवार तो चाहिए ना। मैं अकेली क्या कर लूँगी? वहाँ की खेती बाड़ी से जो जो भी पैसा आता है वो सब भी तो बेटे बहू रख लेते हैं। ये दोनों अच्छे से जानते हैं कि इनके अलावा मेरा कोई भी नहीं है, तो आखिर मैं कहाँ जाऊँगी? इसलिए ये लोग मेरे साथ। कहते कहते अम्मा की रुलाई छूट गई। अम्मा, आप पति के बगैर बेटे को पढ़ा लिखाकर कलेक्टर बना सकती हो तो अपने दम पर पूरी ज़मीन जायदाद तो संभाल ही सकती हो। और आप कह रही हो कि आप क्या कर सकती हो? आपके इतने बुरे दिन तो नहीं आए हैं कि आप एक रोटी के लिए मोहताज हो जाओ। अम्मा, भले ही एक रोटी खाओ, लेकिन स्वाभिमान की तो खाओ। इतने में बाहर से सुदीप्ता ने कमला को आवाज़ लगाई तो कमला फटाफट कमरे के बाहर चली गई। कमलाबाई की बातों का अम्मा पर बहुत गहरा असर हुआ। काफ़ी देर तक आंखों में आंसू लिए वो उस खाने की प्लेट को देखती रही, लेकिन जोरों की भूख लगी होने के बावजूद भी उन्होंने उस प्लेट को छुआ तक नहीं। थोड़ी देर बाद कमला प्लेट लेने कमरे में आई तो उसने देखा कि खाना ऐसे के ऐसे ही रखा हुआ था। अम्मा बस छत की तरफ निहार रही थी। कमला ने पूछा, क्या हुआ अम्मा, आपने खाना नहीं खाया? नहीं चाहिए मुझे ये तिरस्कार की रोटी। ले जा, इसे वापस ले जा। कमला ने अम्मा को मनाने की कोशिश की, लेकिन अम्मा ने खाना नहीं खाया। तब तक बाहर पार्टी भी खत्म हो चुकी थी। सुदीप्ता और भावेश भी कमरे में आ गए और आते ही अम्मा पर चिल्लाना शुरू कर दिया। क्या ज़रूरत थी आपको बाहर आने की? थोड़ा सा भी मेरी इज्जत का ख्याल नहीं था आपको? आपको सब कुछ मुफ्त में मिल रहा है तो आपको कोई कद्र नहीं है। एक खाने के पीछे आपने इतना बवाल कर दिया। लोग दबी जबान से न जाने कैसी कैसी बातें कर बना रहे हैं। अगर ऐसा ही चला तो आपको गांव भेज देंगे, फिर रहना वहाँ अकेले। इतने में सुदीप्ता की नज़र खाने पर पड़ी। लो, जिस खाने के पीछे इतना हंगामा किया वो प्लेट तो ऐसे ही भरी पड़ी है। खाना है तो खाइए, नहीं तो भगवान का नाम जपिए। मुझसे नहीं उठाए जाते ये नखरे। उसने भावेश की तरफ देखते हुए कहा। बस भावेश, बहुत हो चुका, अब इनको गांव वापस भेज दो। ठीक है, मैं कल ही इन्हें गांव वापस भेज देता हूँ। वहाँ अकेली रहेंगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी। भावेश ने उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा और दोनों कमरे के बाहर आ गए। भावेश ने दूसरे दिन ही अम्मा को गांव भेज दिया। गांव आने के बाद अम्मा ने सबसे पहले अपने वकील को बुलाकर अपनी सारी ज़मीन जायदाद से भावेश को बेदखल किया। वसीयत के अनुसार उनके मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट को चली जाएगी। वो ट्रस्ट जो बुजुर्गों और अनाथ बच्चों के लिए काम करती थी। साथ ही अपने बड़े से घर का आधा हिस्सा उन्होंने बच्चों की शिक्षा के लिए दे दिया और आधे हिस्से में खुद रहने लगी। खेती बाड़ी के लिए नौकर आते ही थे, उनमें से एक को घर के काम के लिए रख लिया। अब अम्मा स्वाभिमान और सुकून की रोटी खाती थी। इस बार खेती बाड़ी से होने वाली इनकम को भी उन्होंने
भावेश के पास न भेजकर अपने पास ही रख लिया। जब खेती वाला पैसा भावेश के अकाउंट में नहीं आया तो भावेश और सुदीप्ता दोनों ही गांव आ गई। आते ही उन्होंने देखा कि घर के आधे हिस्से में बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, इसलिए वे घर के दूसरे हिस्से की तरफ गए जहां अम्मा रहती थी और आते ही अम्मा से बोले, अम्मा, ये घर में बच्चे पढ़ाई कैसे कर रहे हैं और इस बार क्या खेतों में कोई कमाई नहीं हुई जो पैसा अकाउंट्स में नहीं डाला? अम्मा ने कहा, घर का आधा हिस्सा मैंने बच्चों की शिक्षा के लिए दे दिया और रही बात कमाई की, तो कमाई तो पूरे 7 लाख रुपए की हुई थी, पर मैंने वो अपने अकाउंट में रख लिए हैं। आप पैसों का क्या करेंगी अम्मा जी? और किससे पूछकर आपने घर का आधा हिस्सा बच्चों की शिक्षा के लिए दे दिया है? भावेश चिल्लाया। अम्मा ने जवाब दिया, इसमें पूछना क्या है? संपत्ति मेरी थी तो मैंने अपने अनुसार इस्तेमाल कर ली। वैसे तुम लोग होते कौन हो मुझसे यह सब पूछने वाले? कैसी बात कर रही हो अम्मा? हम आपके बेटे और बहू हैं। आपका भला बुरा अच्छे से जानते हैं। कौन से बेटे बहू? वो जो रोटी तक के लिए अपनी माँ को तरसा देते हैं। देख बेटा, ऐसे बेटे और बहू मुझे नहीं चाहिए। वैसे भी मैं तुम्हें प्रॉपर्टी से बेदखल कर चुकी हूँ, तो अब गांव में तुम्हारे लिए कुछ रखा भी नहीं है। अब तुम्हारा शहर भला, तुम्हारा घर भला। तुम लोगों को यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। अम्मा जी, आप ऐसे कैसे कर सकती हो? सुदीप्ता चिल्लाते हुए बोली। तुम लोग यहाँ से जाते हो कि या मैं धक्का देकर बाहर निकलवाऊँ? और हाँ सुनो, मैंने तो केवल तुम्हें प्रॉपर्टी से बेदखल किया है, कम से कम धक्का देकर किसी को चोटिल नहीं किया। अब ना इस प्रॉपर्टी में तुम्हारा कोई हिस्सा है और ना ही मेरी ज़िंदगी में। रही बात मेरे मरने के बाद की, तो मेरी चिता को आग देने भी मत आना। गांव में कोई भी इंसान मेरी चिता को अग्नि दे देगा। कम से कम यहाँ के लोगों में इंसानियत जिंदा है। अम्मा जी के गुस्से भरे चेहरे को देखकर दोनों की कुछ कहने सुनने की हिम्मत ही नहीं हुई। दोनों अपना सा मुँह लेकर शहर के लिए रवाना हो गए। मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।